हेलो लिसनर्स, क्या हाल चाल। मैं हूँ मिस अनमो, आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं हेट यू का नेक्स्ट पार्ट। कहानी स्टार्ट होती है वहीं से जहाँ पर आयुष ने बोला था सिड को कि जल्लाद बाप की बेटी इतनी स्वीट कैसे हो सकती है। बहुत ही धीरे से बोला था, इसी वजह से किसी को सुनाई नहीं देता। पर सिड को ऐसा लगता है कि आयुष ने कुछ बोला है, इसी वजह से वो उसकी तरफ घूरता है, काफ़ी गुस्से से घूरता है एंड बोलता है कि क्या बोला तुमने। आयुष डर के बोलने लगता है, मैंने कुछ नहीं बोला। क्या बोला, किसी ने सुना क्या? सबसे पूछने लगता है वो जो भी थे मेड्स वगैरह, और सभी बोलते नहीं, किसी ने भी कुछ भी नहीं सुना। ये सुनकर सिड चुप हो जाता है और फिर से अपना काम करने लगता है। सिड मन में सोचने लगता है, अभी जो बोलना है बोल लो, एक बार माँ पापा आ जाए ना, उसके बाद डिसाइड करेंगे वही कि तुम्हारे साथ क्या करना है। तब तक तुम मेरी आंखों के सामने ही रहोगे, कहीं और रखूँगा तो भागने का चांस है। वैसे भी लगता है तुम यूज्ड टू हो चुके हो यहाँ पर रहते रहते। ये बोलकर एक लुक देता है आयुष को, बट आयुष उसे नहीं देखता, वो काम करने में लग गया था। अगर टेक्निकली देखा जाए तो आयुष की लाइफ बेटर हो गई थी जब वो रास्ते में पागलों की तरह घूम रहा था उससे, बिकॉज अभी प्रीति में उसे अपनी बेटी नज़र आती थी, जो कि सच में है, बट उन्हें थोड़ी ना पता है। और जो घर के हाउस हेल्प्स थे, मतलब ज़्यादातर लेडीज़ ही थे, बस बाहर के काम मतलब सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो है वो मेल्स से, सभी के साथ उसका रिश्ता काफ़ी अच्छा हो गया था और वो काफ़ी मदद करते थे। बट उनको भी नहीं पता था कि क्यों कर रहे हैं उनके सर ऐसा उसके साथ। और सिड ने भी उसे ज़्यादा परेशान करना बंद कर दिया था, अभी सिर्फ घर के काम ही करवाता है। बट पहले जो है गर्म पानी में उसका हाथ डाल देना, या फिर गर्म चाय उसके मुंह पे मार देना, या तो फिर बहुत सारे वैसे क्या बोलते हैं कपड़े धुलवाना उसी हाथ से, ऐसा बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता था उसे। बट अभी वैसे परेशान करना उसने बंद कर दिया था और वो वेट कर रहा था अपने पेरेंट्स का। वो आने के बाद सज़ा डिसाइड करेंगे कि क्या करना है आयुष के साथ। हम देखते हैं एक दिन जो है सिड पानी मंगवाता है आयुष से, बट आयुष जो है लेट कर देता है ले जाने के लिए। इसी वजह से जब वो ले जाता है पानी, तब सिड वो पानी का ग्लास लेकर आयुष के मुंह पे मार देता है। आयुष ने वाइट कलर का शर्ट पहन के रखा था और पानी की वजह से वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है एंड जो है सिड उसे नोटिस करने लगता है और वो उसके प्रति अट्रैक्ट होने लगता है, मतलब अट्रैक्शन फील करने लगता है। आयुष अपने हाथों से अपनी मुंह पोंछने लगता है और जो है शर्ट के बटन 2-3 खोल देता है ताकि जो है थोड़ा सा उसे ठीक लगे, ताकि सूख जाए उसका शर्ट जल्दी। और वो पूछने लगता है सिड से कि क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा, मुझे उठा कर लेके आ गए और यहाँ पर काम करवा रहे हैं, क्या दुश्मनी है आपको मुझसे। ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है और सिड जो है उसे घूर रहा था तभी भी, और आयुष को ये सस्पिशियस नहीं लगा बिकॉज वो लड़कों पे इंटरेस्ट नहीं रखता, बट सिड रखता है जो उसे नहीं पता था। बट आयुष के चिल्लाने की वजह से उसका ध्यान हट जाता है और वो बोलने लगता है शट अप और यहाँ से निकलो और नेक्स्ट टाइम से लेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिड किसी और को बुलाता है एंड पानी लेने के लिए बोलता है। सिड को अपना पानी मिल जाता है और आयुष वहाँ से चला जाता है। बाहर जाते हुए बोल रहा था, ये फिर से शादी क्यों नहीं करता, अगर शादी करेगा तो इसका दिमाग ठिकाने में आएगा, कोई लड़की आएगी संभाल लेगी इसे। टिपिकल अंकल आंटियों वाली सोच है इसके, पता है मुझे, आप ही बोलोगे, मैं भी बोल रही हूँ, पता है। ये बोलते बोलते आयुष चला जाता है वहाँ से और सिड अंदर तभी भी बैठा हुआ था और सोचने लगता है जो है वो आयुष के वैसे बॉडी को फिर से मेमोराइज करने लगता है, मतलब वही उसे बार बार याद आ रहा था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था अपने काम से। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और वैसे ही बीतने लगते हैं। वो जो है सिड फिर से आयुष की तरफ देखने लगता है और अट्रैक्शन फील करने लगता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और वो खुद को बहुत बार समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी तरफ झुक नहीं सकता, मतलब उसे अट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो मर्डरर है उसकी सिस्टर की। सिड दिमाग से तो नफरत करने लगा था आयुष से, बट दिल से अट्रैक्ट होने लगा था और वो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। इवन कभी कभी वो उसके लिए नीडी भी फील कर रहा था। आई नो, तुम्हें पता है मैं क्या मीन कर रही हूँ। और कुछ महीने बीत जाते हैं ऐसे ही, तब तक जो है सिड आयुष के लिए ऑब्सेस्ड की तरफ फील करने लगा था, मतलब वो उसे अपना बनाना चाहता था और उसके लिए
फीलिंग रखने लगा था। इसी वजह से सिड जिस कमरे में रहता था उस हर जगह में उसने हिडन कैमरा लगा रखा था और उसे छुप छुप के देखता रहता था। आयुष को इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी, बट उसके बाथरूम तक में हिडन कैमरा लगा हुआ था। उसे पता था कि वो ये क्यों कर रहा है, बट फिर भी वो खुद को समझा रहा था कि बस उस पर नज़र रखने के लिए वो कर रहा है। बट असल में वो हमेशा से उसे देखना चाहता था कि वो क्या कर रहा है। ऐसे तो पूरे घर में लगा हुआ था, बट कमरों में नहीं लगा हुआ है, क्योंकि पर्सनल कमरे में कौन क्या करता है पता नहीं, वीडियो रिकॉर्ड होगा तो वो लीक होने के चांसेस रहते हैं। सिड एक दिन एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो बिजनेस डील करने के लिए गया था, बट वहाँ पर उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने उसे बहुत ज़्यादा पिला दिया था और जिस वजह से वो काफ़ी नशे में घर आता है। घर के अंदर आने के बाद वो आयुष को देखता है जो पानी लेने के लिए आया था, और जब आयुष उसे देखता है वो काफ़ी नशे में था और वो पूछने लगता है सिड से कि तुम इतना नशा क्यों करके घर आए हो। ये सुनकर सिड बोलता है तुम्हें भी करना है क्या नशा, करोगे, है फ्रिज में, चलो। आयुष बोलता है मैं क्यों पीऊँगा भला, मेरी ज़िंदगी में क्या दुख है जो मैं शराब पीने लगा। ये सुनकर सिड बोलता है नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दुख, मेरी ज़िंदगी में तो है, बहुत बड़ा एक हेडेक है। और ये सुनकर आयुष बोलता है क्या हेडेक है। और ये सुनकर सिड उसके तरफ इशारे करने लगता है अपने हाथ से, मतलब फिंगर पॉइंट करने लगता है उसके तरफ। आयुष बोलता है मैं तुम्हारा हेडेक हूँ। ये सुनकर सिड बोलता है हाँ, इतना बड़ा सा, मुझसे थोड़ा सा छोटा है बट बहुत बड़ा है। ये सुनकर आयुष हंसने लगता है। उसके बाद सिड बोलता है तुम्हारी ज़िंदगी में सच में कोई दुख नहीं है, तुम किसी से प्यार नहीं करते क्या। ये सुनकर आयुष को कृष्णा याद आने लगती है और बोलते हैं प्यार करता हूँ ना। ये सुनकर सिड बोलता है किससे प्यार करते हो। आयुष बोलता है क्यों, अपनी बीवी से करता हूँ, तुमसे थोड़ी करूँगा। ये सुनकर हंसने लगता है वो। आयुष को हंसते हुए देखकर सिड भी हंसने लगता है और बोलता है अपनी बीवी से प्यार करती हूँ, पर वो तो नहीं है, कहाँ पर है वो। और उसके बाद वो बोलने लगता है अच्छा याद आया, वो तो वहाँ पर है। उसके बाद वो फिंगर पॉइंट करने लगता है उस कमरे की तरफ जहाँ पर कृष्णा के फोटोज़ वगैरह रखा हुआ था, जिस कमरे में जाना किसी को अलाउड नहीं था। आयुष समझने लगता है कि वो अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा है और बोलता है हाँ वहाँ पर है तुम्हारी बीवी। ये सुनकर सिड बोलता है नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर मेरी नहीं, वहाँ पर तुम्हारी बीवी है। ये सुनकर आयुष हंसने लगता है और बोलता है मेरी बीवी वहाँ पर क्या करेगी। सिड बोलता है तो फिर कहाँ पर है तुम्हारी बीवी। ये सुनकर सिड बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है और उसे कृष्णा काफ़ी ज़्यादा याद आने लगती है और बोलते हैं पता नहीं, वो मुझे मिल ही नहीं रही है। और ये सुनकर सिड बोलता है यही दुख है तुम्हारी ज़िंदगी में, चलो हम साथ पीते हैं। ये बोलकर उसे खींच के अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ पर उसके कमरे में एक छोटा सा फ्रिज था जहाँ से वो अल्कोहलिक चीज़ें निकालता है, मतलब बियर वगैरह जो है, मुझे नाम नहीं आते इसी वजह से मैं बोल रही हूँ ऐसे। तो वो निकालते हैं 2 कैन और उसके बाद उसे एक देता है और खुद भी एक लेता है और भी ज़्यादा पीने लगता है। और आयुष काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है कृष्णा को याद करके और उसकी बेटी को याद करके। और वो बोलता है पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश था अपनी वाइफ और डॉटर के साथ, बट एक दिन क्या हुआ पता नहीं, हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी पता है, और मैं जब घर गया तब वो दोनों ही नहीं थे। मैं काम पर गया था और आने के बाद देखा कोई नहीं है। वो खाना शायद से अभी भी है वहाँ पर टेबल पे रखा हुआ, जहाँ पर मैं छोड़ के उन दोनों को ढूंढने के लिए गया था। मुझे पता ही नहीं, शायद से सड़ गया होगा, अभी तो कुछ साल हो गए हैं। वो कहाँ पर है। और वो नशे में होता है और सिर्फ बोलता है उस कमरे में है वो, और बेटी है ना। उसके बाद वो बोलता है कि वो तो उस वाले कमरे में है ना, बगल वाले कमरे में बोलता है, एक कमरे का नाम बोलता है और ये प्रीति का रूम होता है। और बोलता है हाँ उस पे तुम्हारी बीवी तुम्हारी बेटी रहती है, मेरी बीवी मेरी बेटी थोड़ी ना रहती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा ऐसे बहस करने लगते हैं। इसी बीच में जो है सिड आयुष के ऊपर गिर जाता है। आयुष के ऊपर सिड गिरा था और जो है सिड ऊपर था, आयुष नीचे था। और सिड जो है अपने एक हाथ से आयुष के गाल को सहलाने लगता है और बोलता है तुम कितनी क्यूट हो। ये सुनकर आयुष बोलता है क्यूट हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, मेरी बीबी बोलती थी। पता है
पर फिर भी वो मुझे छोड़ के चली गई। कहाँ चली गई? वो मुझे प्यार नहीं करती इसलिए चली गई। कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, ये बोलकर वो अपने मुंह बनाने लगता है। बट ये सुनकर सिड बोलता है कि मैं करता हूँ ना प्यार तुमसे। ये सुनकर आयुष बोलता है तुम मुझसे प्यार करते हो, और वो एकदम एक जैसे स्टाइल में बोलता है जैसे कृष्णा बोला करती थी। और अब सिड में जो है आयुष को कृष्णा ही नज़र आने लगता है, क्योंकि वो दोनों काफ़ी सिमिलर दिखते थे, इवन दो वो दोनों जुड़वा थे। और ये चीज़ जो है आयुष ने कभी नोटिस नहीं किया, बट अब उसे लग रहा है कि उसके ऊपर कृष्णा है ना कि सिड है। जुड़वा मतलब जो है आइडेंटिकल वाली नहीं है, नॉन आइडेंटिकल, बिकॉज आइडेंटिकल होंगे तो जेंडर भी सेम होगा, बट इन दोनों का जेंडर अलग था, बट वो सिमिलर दिखते थे एज ए सिबलिंग। जैसे दो सिबलिंग सिमिलर दिखते हैं, और ट्विंस में और भी जो है जीन सेम होते हैं, डीएनए सेम होते हैं। अगर आपको इस बारे में और जानना है तो आप सर्च कर सकते हैं, और मैं नहीं बता सकती। अगर ये एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं कहानी भूल जाऊंगी। कौन बोल रहा है कि मुझे नहीं पता है? पता है मुझे। क्या पता है? भूल गई मैं, फिर कभी बता दूंगी। बैक टू द स्टोरी, जहाँ पर आयुष सिड के गर्दन को के ऊपर अपने हाथ को लपेटा हुआ था एंड ऊपर की तरफ वो उठ गया था और उसे किस करने लगा था, जिस वजह से जो है सिड सेड्यूस होने लगता है आयुष से। और आयुष को तभी भी लग रहा था कि वो कृष्णा है, एंड वो मन ही मन सोचने लगता है कि कृष्णा इतना ज़्यादा कैसे स्ट्रांग हो गई। और फिर वो नहीं सोचता, फिर वो मतलब खो जाता है उसमें ही, और उसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा था बट नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद जो है वो बेहोश जैसा होने लगता है, मतलब उसकी एनर्जी जैसे चली गई है। आयुष नीचे गिर जाता है और उसे थोड़ा सा ही होश था, और जो सिड है उसे मतलब उसके अंदर एनर्जी तो था, वो हिल डुल पा रहा था, बट वो होश में नहीं था और वो नशे में था। उसे कुछ भी सोचने समझने का मतलब उसका क्षमता चला गया था, वो शक्ति नहीं थी उसमें कि वो कुछ सोच सके। और वो भी सेड्यूस होने लगता है, बिकॉज वो ऑलरेडी अट्रैक्टेड था आयुष से। जब वो खुद ही उसे ऑफ़र कर रहा है तो वो क्यों ही मना करेगा। और जो है वो फिर से किस करने लगता है आयुष को, और उसके बाद वो इधर उधर छूने भी लगता है उसे, और वो कपड़े उतारने लगते हैं एक दूसरे के। उसके बाद जो है सिड अनकॉन्शियसली, मतलब जो है आयुष अनकॉन्शियस हो गया था, वैसी हालत में ही उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। पता है तुम्हें यही जानना है ना, टॉप कौन है बॉटम कौन है? टॉप पे सिड था और बॉटम में आयुष था, और उसे कुछ भी नहीं होश था कि उसके साथ क्या हो रहा है। आपको आयुष के लव लाइफ के बारे में तो पता है, बट सिड के लव लाइफ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं पता है, आपको जानना है। सिड जो है जब स्कूल पास आउट हुआ था उसके बाद उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो लड़कियों को नहीं लड़कों को पसंद करता है। मतलब वो उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, क्योंकि कभी भी वो किसी लड़की के साथ जो है अट्रैक्शन फील ही नहीं करता था। तो जो है वो खुद ही सोचने लगता है कि ऐसा क्यों है। जब बड़ा हो गया, पहले तो उसके घर वाले मना करते थे, इसी वजह से वो नहीं करता था, बट जब कॉलेज में गया तब जो है उसे लड़कों के प्रति जो है इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया था। इसी वजह से उसके सारे फ्रेंड्स उसे अबैंडन कर देते हैं। उसके बाद से वो अकेला ही रहने लग गया था। पूरे कॉलेज को ये बात पता चल गई थी कि वो एक गे है, उसके फ्रेंड्स की वजह से जिन्होंने उसे छोड़ दिया। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अगर सिड के साथ रहेंगे तो वो भी ऐसा बन जाएंगे। गाइस, ऐसा नहीं होता है। गे जो होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं, या फिर अगर किसी लड़के के साथ उनका फिजिकल रिलेशनशिप बनने लगता है और उन्हें ये पसंद आने लगता है, ऐसे भी गे बन जाते हैं, बट गे के साथ घूमने से नहीं बनते। पता नहीं अगर बन जाते हैं, मैंने जो रिसर्च करा था इसके हिसाब से मुझे जो पता है वो मैंने बताया आपको। क्योंकि उसके फ्रेंड्स उससे दूर हो गए थे, उसकी फैमिली भी ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो वो खुद के लिए एक अलग दुनिया बनाना चाहता था। मतलब एक अलग ही दुनिया में रहने लग गया था वो। पढ़ाई में तो उसका ध्यान था ही, बट वो गे बार में जाने लग गया था, और वैसे ही बहुत सारे वन नाइट स्टैंड करता था। इवन उसने डेट करने की कोशिश करी थी, बट उससे नहीं हो पाया। मतलब उसे बस फिजिकल नीड थी, ऐसा ही उसे लगने लगा था। जैसे एसेक्सुअल होता है ना, उनको बस मेंटली होता है, उनको बस जो है मेंटली किसी को चाहिए होता है उनको पार्टनर, बट फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते थे। वैसे ही इसका उल्टा है, इसको बस फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना था बट मेंटली प्रेजेंट नहीं रहना था। इसी वजह से एक भी रिलेशनशिप इसका टिका नहीं। पर
इस बार कुछ अलग था और वो आयुष के प्रति फील रखने लग गया था और ये उसे समझ में नहीं आ रहा है कि पहले किसी के साथ क्यों नहीं हुआ, इसी के साथ क्यों हुआ। ये बात मैं समझाती हूँ आपको, क्योंकि ये दोनों ट्विंस थे और बचपन से सेम ही चीज़ पसंद करते आए हैं। जो कृष्णा को पसंद है वही सिड को पसंद है। इसी वजह से जब कृष्णा को आयुष पसंद आया तो सिड को भी आयुष पसंद आया। कृष्णा को भी मतलब इससे पहले उसका भी कोई रिलेशनशिप नहीं रहा और सिड का था, बट वो संभाल नहीं पाया उसने, बिकॉज उसको मेंटली जो है वो नहीं सपोर्ट कर पाता था उस रिलेशनशिप को। नेक्स्ट डे सुबह आयुष की नींद सिड से पहले खुलती है और वो अपने बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन फील करता है, बिकॉज ये उसका पहली बार था एक लड़के के साथ और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस और डिस्गस्टिंग फील करने लगता है। और सिड को देखता है और उसे ये याद आता है कि उसी ने उसे अप्रोच किया था, जो है आयुष ने ही पहल किया था, ये बात उसे याद है, बट उसके आगे क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और सिड तभी भी सो रहा था और वो किसी तरह से उठकर चला जाता है अपने कमरे तक। आयुष वहाँ पर जाके अपने बॉडी को बहुत सारा घिसने लगता है, नहाने लगता है, मतलब क्या वो जैसे अपने चमड़े को छील देगा ऐसे नहाने लगता है। और वो कहीं कहीं जगह छिल भी जाता है जिस वजह से, और वो बहुत ज़्यादा रोने लगा था सावा के नीचे, बिकॉज उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। भले इसमें सिड की कोई गलती नहीं है, बट फिर भी उसे सिड को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। ये बात उसके दिमाग में चल रहा था और उसे ऐसा भी लग रहा था कि वो एक लड़के के साथ कैसा कर सकता है। और फिर ये भी था कि वो मैरिड है, किसी के हस्बैंड है, और वो किसी का हस्बैंड होकर किसी और आदमी के साथ कैसे, किसी और के साथ ही कैसे रिलेशनशिप में आ सकता है, वो कैसे चीटिंग कर सकता है अपने वाइफ के साथ। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा रोए जा रहा था। लास्ट वाली बात में वो बहुत ज़्यादा दुखी था। पहली दो बात तो फिर भी ठीक थे, मतलब कर सकता है, बट वो किसी के साथ कमिटेड होकर किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएगा, इतना गैर गुजरा आदमी तो नहीं है वो। लगभग 2 घंटे तक ऐसे नहाने के बाद वो बेड पे आ जाता है और वहाँ पर वो लेट जाता है। लेटते ही वो सो जाता है और मतलब वो बहुत ज़्यादा रोया था। रोने के बाद नींद बहुत मस्त आती है यार, तुम मानो या ना मानो, करके देखना। नहीं यार मत ही करो, भगवान करे तुम्हें कभी भी ना रोना पड़े। आयुष तो सो जाता है फिर से, बट जो सिड है वो अभी तक उठा ही नहीं था, बिकॉज आयुष ने तो पिया ही था और सिड ने उसके डबल से भी ज़्यादा पी रखा था, बिकॉज उसके साथ भी पिया था और उससे पहले भी वो पी कर आया था घर, अगर आपको याद होगा तो। मेड्स जब देखते हैं कि आयुष और सिड में से कोई भी नहीं आ रहा है तो वो दोनों को ही चेक करने के लिए जाते हैं, एक एक मेड। और जो सिड के कमरे में जाता है वो देखती है कि जो सिड है वो सो रहा है और नंगा होके सो रहा है। इसी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग फील होता है और वहाँ से चली आती है वो। और जो आयुष को देखने के लिए गई थी वो देखते हैं कि आयुष की तबीयत ख़राब हो चुकी है और उसे बुखार भी आ गया था और उसके बॉडी पे निशान भी देख लेती है और उसे लगता है, मतलब उसे समझ में नहीं आता है कि कैसे आया वो निशान। तो वो जो है वो दवाई दे देती है उन्हें, बिकॉज इंडिया के घर घर में डॉक्टर है, किसी को भी पूछ लो बुखार में कौन सी दवाई देनी है सबको पता होती है। और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो डॉक्टर को अफोर्ड कर सकती है, इसी वजह से सिर्फ दवाई दे देती है। मजाक कर रही थी, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा कोई दवाई लेना नहीं चाहिए। वो मेड एक नर्स को फ़ोन लगाती है जो कि उसकी फ्रेंड थी और उससे पूछने लगती है कि कौन सा दवाई देना चाहिए और उसके मुताबिक वो दवाई देती है आयुष को। सिड क्योंकि उठा नहीं था तो उसे पता नहीं चलता, इसी वजह से कोई बताता भी नहीं सिड को कि आयुष उठा नहीं है और सभी घर के काम करने लगते हैं। जो प्रीति थी वो मिस करने लगती है आयुष को, बट उसे भी पता था कि आयुष की तबीयत ख़राब हो चुकी है और वैसे भी वो बिज़ी रहने वाली है, अगर सुबह ना भी मिल कर गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात को आके मिल लेगी। दोपहर 1 बजे जो है सिड के आँखें खुलते हैं और वो अपना अगल बगल देखने लगता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता है कि क्या हुआ था। उसे बस ये याद है कि जो कल है वो घर आया था और आयुष से मिला था। उसे धुंधली याद है कि वो किसी के साथ इंटीमेट तो हुआ था, बट किसके साथ हुआ था ये उसे याद नहीं है। बट उसे शक हो रहा था कि वो आयुष के साथ ही इंटीमेट हुआ था, बिकॉज बेहोश बहुत ज़्यादा पीने से पहले वो आयुष के साथ ही था और वो लड़कियों पे इंटरेस्ट नहीं रखता और घर में एक ही आदमी है और वो आयुष है। उसके बाद वो उठ जाता है,
नहाने लगता है। थोड़ी देर बाद लंच करने के लिए नीचे आ जाता है। लंच करने लगता है और आयुष को ढूंढने लगता है, बट आयुष उसे कहीं पर नहीं दिखता। वो मेट से पूछने लगते हैं और लगता है कि वो लड़का कहाँ पर है जिसे मैंने लाया था। ये सुनकर मेट्स बोलती है वो यहाँ पर नहीं है। सिड पूछता है कहाँ पर है, मैं यही पूछ रहा हूँ। ये सुनकर मेट्स बोलती है कि उसकी तबीयत सुबह से बहुत ख़राब है। मैं सुबह ही उठाने के लिए गई थी, बट वो बेहोश हो चुका था और इसी वजह से मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया था जो कि एक नर्स है, उससे दवाई पूछ के उसे खिला दिया है और अभी भी वो नहीं उठाए। ये सुनकर सिड बोलता है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये सुनकर मेट बोलती है आप भी तो सुबह से नहीं उठे थे। सिड बोलता है व्हाटएवर, उसका कमरा। मेट बोलती है ऊपर जाके राइट साइड पे सेकंड कमरा है। ये सुनकर सिड उठता है और जाता है वहाँ पर उसे देखने के लिए और मेट्स आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि यही यहाँ पर लाए हैं आयुष को और इन्हें नहीं पता कि कौन से कमरे में रहता है आयुष। और अंदर देखते हैं हम आयुष के कमरे के। सिड अंदर जाता है और देखता है कि आयुष का बुखार तभी तक नहीं कमा था। इसी वजह से वो एक मेट को बुलाता है और बोलता है कि इसकी ध्यान रखो और मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ये बोलकर वो डॉक्टर को कॉल करने के लिए चला गया। वो मेड उसका ख्याल रखने लगती है, ठंडे पानी के टॉवल से उसे पोंछने लगती है। आयुष को ये देखकर बाहर से देखता है और उसे जलन महसूस होने लगती है कि वो कैसे उसे टच कर रही है। वो नहीं टच करना चाहिए, उसे काफ़ी गलत लग रहा है उसे टच करना। फिर जो फ़ोन कर रहा था, मतलब कॉल लगाया हुआ था डॉक्टर को, डॉक्टर कॉल उठा लेते हैं और सिड बोलता है डॉक्टर आप जल्द से जल्द मेरे घर आ जाइए, किसी की तबीयत ख़राब है। ये सुनकर बोलते हैं प्रीति की तबीयत ख़राब है क्या। सिड बोलता है नहीं, किसी और की तबीयत ख़राब है। डॉक्टर को जल्द से जल्द आने के लिए बोलकर काट देता है फ़ोन और फिर कमरे के अंदर जाता है और मेट को बोलता है तुम बाहर जाओ, मैं देख लूँगा। फिर वही उसका ख्याल रखने लगता है। फिर जो है आयुष के कपड़े निकाल के देखने लगता है, उसकी अपर बॉडी के कपड़े निकालता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइट के निशान है, 21 के निशान है। लव बाइट, आप समझ गए मैं क्या बात कर रही हूँ। ये देखकर वो उसे कंफर्म हो जाता है कि कल रात आयुष के साथ ही था वो। फिर डॉक्टर आ जाते हैं और उसे चेक करते हैं और उसके बारे में बोलते हैं कि उसे बुखार क्यों आया है। डॉक्टर आयुष को बोलते हैं कि ये कल रात किसी लड़के के साथ रफली इंटीमेट हुआ है, मे बी इसके साथ रेप हुआ है, इसी वजह से इसका जो है दिमाग में गहरा असर पड़ गया, इसी वजह से तबीयत ख़राब है। या फिर ये भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होने की वजह से। मुझे सही रीज़न पता नहीं चल रहा है। मैंने दवाई दे दी, अगर 2 दिनों में ठीक नहीं हुआ तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। पर सिड बेटा ये है कौन, मैंने इसे तो पहले कभी नहीं देखा। नहीं, शायद से देखा है, ये तो तुम्हारे घर पे काम करता है ना, तो तुम इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो। या फिर ये बोलकर डॉक्टर चुप हो जाते हैं। सिड बोलता है आप सही सोच रहे हो, कल रात इसके साथ जो इंटीमेट हुआ वो मैं ही हूँ, बट मुझे कुछ भी याद नहीं है कल रात का कि क्या हुआ है। बस मुझे ये पता है कि कल रात मैं इसके साथ था और सुबह ही यहाँ पर ऐसे लेटा हुआ है और बुखार आ गया इसे। सुबह मेरे पास भी नहीं था जब मैं उठा था। प्लीज़ अंकल ये बात मॉम डैड से सीक्रेट रखेंगे, आप उन्हें नहीं बताएंगे। ये सुनकर डॉक्टर उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है ये काफ़ी सीरियस है और तुम चाहते हो कि मैं ये तुम्हारे पेरेंट्स से छुपाऊं। सिड बोलता है कि वो आ जाए एक बार, उसके बाद मैं उनको खुल के सब कुछ बता दूंगा। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं इसके साथ इन्वॉल्व हो रहा हूँ ऐसे, तो वो क्या करेंगे मुझे नहीं पता। मैं भी इसे मरवा देंगे वो लोग पता है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ऊपर से वो दोनों में से कोई भी इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो मुझे भी अबंडन कर देंगे अगर ऐसा कुछ उन्हें पता चला तो। प्लीज़ आप छुपा लेंगे, आपको मेरी कसम। ये सुनकर डॉक्टर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा, पर ये सोचना ज़रूर कि और ये लड़का है कौन और इससे नफ़रत क्यों करते तुम्हारे पेरेंट्स। ये सुनकर सिड बोलता है डॉक्टर अंकल प्लीज़ आप हमारे पर्सनल मैटर में दखल लाएं थे तो ही अच्छा होगा। ये सुनकर डॉक्टर चला जाता है और जाते जाते बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में दखल नहीं दूंगा, पर ख्याल रखना इसका, वरना इसका बुखार तेज़ हो गया तो ये मर भी सकता है। ये सुनकर सिड बोलता है कुछ नहीं होगा, मैं ख्याल रखूँगा।
प्रिस्क्रिप्शन वो मेड को दे देने के लिए बोलता है। दवाई ले आने के बाद दे देते हैं सिड को। उसके बाद सिड उसका ख्याल रखने लगता है, खुद ही उसकी बॉडी को वाइप करता है गीले टॉवल से। एंड उसके बाद सुबह शाम उसकी टेम्परेचर भी मेजर कर रहा था और दूसरे दिन सुबह तक उसकी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक भी हो गई थी और रात को नींद लेने के बाद अच्छे से। आई नो गाइस, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग सुनाई दे रही है बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा हाँफ रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है और फ़ैन भी नहीं चला सकती। अगर चलाऊँगी तो बहुत ही गंदा आवाज़ आएगा फ़ैन का और मेरी आवाज़ कम, फ़ैन का आवाज़ ज़्यादा आएगा। आज की स्टोरी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऐसे ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना। और आप मेरे चैनल चेकआउट कर सकते हैं, और भी कहानियाँ वहाँ पर हैं।